जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 में है प्रकाश या लाइट। प्रकाश या लाइट, तो इसका कुछ भाग हम पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ भाग बाकी था, उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ा था, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में जाना था। इसके साथ ही साथ हमने परावर्तन के नियम के बारे में भी पढ़ा था और कुछ क्रियाकलाप भी इससे जुड़े हमने किए थे और इसे हम विस्तार से जान चुके थे। साथ ही हमने नियमित और विसरित परावर्तन के बारे में भी जाना था। तो इस तरह हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो पहला विशेषता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये आभासी होता है और दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा है कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की दूरी के समान ही दूरी पर बनता है। चौथा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो पहला है आभासी होता है, दूसरा है कि ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। इसके साथ साथ 5 नंबर में है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है और छठा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तन होता है। मतलब दाहिने का बायां और बायां का दाहिना होता है। तो अब हम देखते हैं परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है क्या। तो जब दो समतल दर्पणों को कुछ कोण पर, मतलब अलग अलग कोणों पर जब हम रखते हैं तो एक वस्तु का बहु प्रतिबिंब बनता है और इसका कारण यह है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे समतल दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करता है और प्रतिबिंब की संख्या दोनों समतल दर्पणों के बीच के जो कोण है उस पर निर्भर करता है कि जो दो समतल दर्पण एक साथ रखे गए हैं वे किस कोण पर हैं, उनके बीच का कोणीय दूरी क्या है। तो उस कोण के आधार पर ही प्रतिबिंब की संख्याओं का भी निर्धारण होता है और उसी के अनुसार क्या है, जो प्रतिबिंब की संख्याएं हैं वो अलग अलग भी होती हैं। तो इसे हम क्रियाकलाप 4 में देखते हैं। दो समतल दर्पण को एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि इनके एक किनारे आपस में मिले रहें और दर्पणों के बीच एक मोमबत्ती रखिए। तो अब दो समतल दर्पण लेंगे और इन दो दर्पणों के बीच क्या जो कोण होगा वो होगा समकोण, मतलब 90 डिग्री होगा और इसके एक किनारे आपस में मिले रहेंगे। तो जो समतल दर्पण का किनारा है उसका एक किनारा मिला रहेगा और दर्पणों के बीच हम क्या रखेंगे, एक मोमबत्ती रखेंगे। मोमबत्ती के 3 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो जब हम दो समतल दर्पणों को समकोण बनाते हुए रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या 3 होगी। अब दोनों दर्पणों को क्रमशः 0 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 120 डिग्री पर रखकर उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या का पता लगाइए। तो पहले हमने 90 डिग्री रखा था, इसके बाद हम उसको परिवर्तित करेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री रखकर प्रतिबिंब की संख्याओं का पता लगाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इस चित्र में दो दर्पणों के समायोजन से बना प्रतिबिंब। तो बीच में मोमबत्ती रखी हुई है, दो समतल दर्पण है और इससे जो बना प्रतिबिंब है, यहाँ देखिए 3 प्रतिबिंब बन रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री में रखा गया है।
तो आप देखेंगे कि जब दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण क्रमशः 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री होता है तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वो भी अलग अलग होती है। तो जब 0 डिग्री होता है तो प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत। जब 45 डिग्री पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 7। जब 60 डिग्री पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 5 और जब 120 डिग्री पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 2। 0 डिग्री पर रखने का अर्थ है कि दोनों समतल दर्पण समानांतर हैं। तो 0 डिग्री जब रखना है मतलब क्या है, दोनों का बीच जो हम सेट करेंगे तो उसमें दोनों समानांतर रखे जाएंगे और उनके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं बहुमूर्तिदर्शी कैलिडोस्कोप। तो बहुमूर्तिदर्शी जो है वो एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है और ये इतना सुंदर होता है कि इसका उपयोग खिलौने के रूप में भी होता है। इसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। तो इसमें आयताकार समतल दर्पण होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 3 आयताकार समतल दर्पण होते हैं और ये प्रिज्म की तरह आपस में जुड़े होते हैं और रंगीन कांच के टुकड़े से परावर्तन के कारण इनके अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखते हैं और इससे अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। तो जो रंगीन कांच है उसके कारण जो रंगीन प्रतिबिंब बनता है और एक सुंदर सुंदर जो पैटर्न तैयार होते हैं जिसके कारण यह बहुत आकर्षित होता है और ये खिलौने के रूप में उपयोग होता है। तो इसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप 5 को करते हैं। तो देखिए क्रियाकलाप 5। तो 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण लीजिए। तो आयताकार समतल दर्पण लेना है 3 और इन्हें प्रिज्म के आकार में जोड़िए। इसे मोटे चार्ट पेपर की बनी बेलनाकार नली में दृढ़ता से लगाइए। तो एक नली बनाना है बेलनाकार जो चार्ट पेपर का होगा। चार्ट पेपर को मोड़ना है बेलन के आकार में। तो ये नली तैयार हो गया और इसमें वो जो हमने प्रिज्म बनाया है उसको लगाएंगे। नली के एक सिरे पर गत्ते से बंद कर दीजिए। तो नली का जो एक सिरा होगा उसको गत्ते से बंद कर देंगे जिसमें भीतर के दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना देंगे और गत्ते में एक छिद्र बना देंगे ताकि अंदर का जो दृश्य है वो हम देख पाएं। नली के दूसरे छोर को समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट से दृढ़ता से ढक दीजिए। तो नली का जो दूसरा सिरा है उसका समतल कांच के एक प्लेट से ढक देंगे। तो एक गोलाकार प्लेट से उसको ढक देंगे और इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रखिए और प्लेट के ऊपर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े को रखेंगे। इतना आपने कर लिया। अब क्या करना है, नली के इस सिरे को घिसे हुए कांच के प्लेट से बंद कीजिए और ये जो सिरा होगा इसके ऊपर एक घिसा हुआ कांच का प्लेट से ढक देंगे। घिसा क्यों, ताकि उससे क्या है प्रकाश पार न, वो अपारदर्शी रहे, इसलिए वैसे घिसे हुए प्लेट से उसको ढक देंगे। रंगीन टुकड़ों के हलचल के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए और जो रंगीन टुकड़ा रखेंगे उसके भी जगह इतनी होनी चाहिए कि वो हिल सके। अब छिद्र से भीतर देखिए तथा नली को धीरे धीरे गोलाकार घुमाइए। तो जो छिद्र हमने एक सिरे पर बनाया था नली के गत्ते पर, तो उस छिद्र से हम भीतर देखेंगे और नली को धीरे धीरे गोलाकार घुमाएंगे। बहु परावर्तन के कारण अनेक प्रकार के सुंदर पैटर्न तथा डिजाइन दिखाई देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारा परावर्तन हो रहा है, बहु परावर्तन हो रहा है और उसके कारण सुंदर सुंदर पैटर्न भी तैयार हो रहा है। तो देखिए इस तरह का तैयार करना है बहुमूर्ति दर्शक।
देखिए ये गोलाकार चार्ट पेपर से बेलनाकार बना देंगे, ठीक है, बेलनाकार आकृति बना लेंगे। उसके अंदर क्या रखेंगे, कांच का जो आयताकार समतल दर्पण है उसको प्रिज्म के आकार में हमने जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे जैसे जोड़ा गया है इस तरह का जोड़ लेंगे। उसके बाद उस बेलन के अंदर रखेंगे इस प्रिज्म को। इसके बाद एक तरफ क्या करेंगे, गत्ता रखेंगे और उसमें छेद कर देंगे, और दूसरे तरफ एक प्लेट रखेंगे कांच का और उसमें रंगीन कांच को रख देंगे, रंगीन कांच के टुकड़े रखेंगे और उसके ऊपर एक घिसे हुए कांच का प्लेट रख देंगे ताकि वहां से प्रकाश पार ना हो सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुमूर्ति दर्शक, ये तैयार हो गया। और इसकी सहायता से जब हम उसके गत्ते के छिद्र से देखेंगे तो अंदर अलग अलग पैटर्न दिखाई देंगे, रंगीन, बड़ा ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से आप बनाकर खिलौने के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तुओं को भी दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर ना स्थित हो। दृष्टि रेखा मतलब हमारे आंख जितना दूर तक देख पा रहा है वो है दृष्टि रेखा, हमारे आंख के सीध में जो चीजें हैं। लेकिन ऐसे चीजों को भी पेरिस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है जो हमारे आंख के सीध में ना हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो समतल दर्पण का प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत है उसी के आधार पर ही पेरिस्कोप भी काम करता है। तो चलिए देखते हैं पेरिस्कोप को क्रियाकलाप 6 में। एक लंबे गत्ते का बॉक्स लीजिए, उसके दोनों सिरों पर एक एक समतल दर्पण इस प्रकार लगाइए कि गत्ते के किनारे के साथ 45 डिग्री के कोण पर हो तथा परस्पर समानांतर हो। तो एक लंबे गत्ते का बॉक्स लेंगे, एक गत्ते का बॉक्स लेंगे और उसके दोनों सिरों पर, दोनों सिरे पर, तो एक लंबे गत्ते का बॉक्स लेंगे, उसके दोनों सिरों पर एक एक समतल दर्पण को इस प्रकार लगाएंगे कि जो गत्ते के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए। तो जो दर्पण है वो 45 डिग्री का कोण बनाए गत्ते के साथ तथा परस्पर समानांतर हो। तो जो दो दर्पण होंगे, समतल दर्पण होंगे, वे आपस में समानांतर होंगे। दोनों दर्पणों के सामने एक एक छिद्र काटकर बनाइए और दोनों दर्पण के सामने एक एक छिद्र बना लेंगे जिससे देखने में सहायता हो। तो अब नीचे के छिद्र से ऊपर के छिद्र के सामने स्थित वस्तुओं को देखिए। तो दो छिद्र बनाया है, एक छिद्र से हमारे आंखों से हम देखेंगे और दूसरे छिद्र के सामने वस्तु को रखेंगे। तो जब इस प्रकार से देखेंगे, एक छिद्र से देखेंगे और दूसरे छिद्र में जो रखी हुई वस्तु है उसको देखने का प्रयास करेंगे तो क्या देखेंगे? तो क्या ऊपर के छिद्र के सामने स्थित वस्तुएं दिखाई देती है? तो हमको दिखाई देगी। तो देखिए इस तरह से तैयार करना है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की क्रिया विधि। तो देखिए ये देखिए दर्पण को कैसे रखा गया है, 45 डिग्री के कोण पर रखा गया है। यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से रखा गया है। इधर आंख के लिए एक छिद्र बनाया गया है, यहाँ प्रकाश स्रोत के लिए एक छिद्र बनाया गया है। तो हमारे आंख के सीध में जो चीजें हैं उसको तो हम देख पाते ही हैं, लेकिन जो हमारे आंख के सीध में जो चीज नहीं है उसको भी पेरिस्कोप की सहायता से देख पाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, परावर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह है पेरिस्कोप की क्रिया विधि, इसको आप समझ लेंगे। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 7 को। तो एक बड़ी वस्तु का समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब को हम इस चित्र में देखेंगे। तो समतल दर्पण से मोमबत्ती से बना प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ मोमबत्ती है AB, ठीक है। तो इससे मोमबत्ती से प्रकाश किरण से यहाँ से क्या हो रहा है, एक आपतित किरण आ रही है AC, फिर AC परावर्तित होकर CE पर जा रही है। ठीक है, आपतित किरण AC और परावर्तित किरण क्या हो गया, CE। और ये M1 क्या है, एक दर्पण है। तो दर्पण से परावर्तित हो रही है, दर्पण में मोमबत्ती से एक आपतित किरण आ रही है AC, फिर दर्पण से टकराकर परावर्तित हो रही है CE।
इसके बाद दूसरा पर जो आपतित किरण आ रही है वो है AD, और दर्पण से टकराने दर्पण MM1 से टकराकर वो परावर्तित हो जा रही है DF पर। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब देखिए दर्पण के पीछे यहाँ बन रहा है A', B' में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। तो इस तरह से ये काम करता है। प्रतिबिंब को हम इस तरह से बना सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो और अच्छे से हमारा क्लियर होगा। तो इसके लिए हमको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए। तो आशा करती हूँ यहाँ तक मैंने जो बताया उसको आप समझ गए होंगे, और यदि कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करेंगे।